हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, बिहार सरकार द्वारा लैब टेक्नीशियन के पद पे बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, विज्ञापन संख्या 2/2025 यानी कि बिहार तकनीकी सेवाएं का यह दूसरा विज्ञापन है इस साल का। और किस पद के लिए है तो प्रयोगशाला प्रौद्योगिक पद है, यानी कि लैब टेक्नीशियन के पद पर ये बहाली निकाला गया है। और ये जो है बहाली परमानेंट बहाली होने वाली है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब परमानेंट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग को बहुत ही अच्छा मौका है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और ये फॉर्म जो है भारत के सभी नागरिक भर सकते हैं, यानी कि अगर आप अदर स्टेट वाले बच्चे भी हैं तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लिंक यहाँ पे दिया गया, इसी लिंक से आप लोग को फॉर्म फिलअप करना है। और आज से ही फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। 4 मार्च 2025 से लेकर 1 अप्रैल 2025 तक आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पद का नाम दिया गया है प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी। और यहाँ पे वेतन आप लोगों को क्या होने वाली है तो लेवल 5 का होने वाला है, यानी कि सैलरी आप लोग को स्टार्टिंग में ही 60,000 प्लस होने वाली है। तो इसलिए आप लोग को को अच्छे से तैयारी करना है, क्योंकि एग्ज़ाम पास कीजिएगा तभी आप लोग को नौकरी होगा। और यहाँ पे इतनी अच्छा सैलरी वाला जॉब जल्दी मिलता नहीं है, तो इसलिए आप लोग को अच्छे से तैयारी करना होगा। और ये सैलरी जो है प्रत्येक साल आप लोग को धीरे धीरे करके बढ़ते भी रहेगी। अब यहाँ पे योग्यता के बारे में रखा गया कि कौन से बच्चे इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो 2 कंडीशन रखे गए। सबसे पहला रखा गया कि इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए, मगर यहाँ पे इंटरमीडिएट में भी एक कंडीशन लगा दिया गया कि आपका बायोलॉजी होना चाहिए। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, तो ये 4 सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर आप मैथ से इंटर पास आउट हैं, उसके बाद आपने लैब टेक्नीशियन कोर्स किया है तो आप एलिजिबल नहीं है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट में आपका बायोलॉजी होना चाहिए। सेकंड कंडीशन दिया गया है कि आप केंद्र सरकार यानी कि भारत सरकार हो, बिहार सरकार हो या किसी भी अन्य राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त कॉलेज से लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा कोर्स किए हैं या बैचलर कोर्स किए हैं तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये नहीं कंडीशन रखा गया कि पहले आपका लैब होना चाहिए, डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, उसके बाद बैचलर होना चाहिए। डायरेक्ट अगर आपने लैब डिप्लोमा कोर्स किया है या डायरेक्ट आपने बैचलर कोर्स किया है तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये कंडीशन यहाँ पे रखा गया है। अब यहाँ पे टोटल सीट की बात की जाए तो 2969 सीट यहाँ पे है। अच्छा खासा सीट है, 3000 के आसपास सीट है। मगर यहाँ पे जो महिला कैंडिडेट है उन लोगों के लिए यहाँ पे 766 सीट रिजर्व कर दिया गया। तो जो भी महिला कैंडिडेट उन लोगों के लिए भी अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को लगभग 700 प्लस सीटें रिजर्व किया गया। जनरल कैटेगरी में 900 सीट है, जनरल कैटेगरी के, उसमें से 316 महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया। तो जो भी महिला है उनके लिए अच्छी खबर है। अब अलग अलग कैटेगरी से यहाँ पे देख लीजिए कि बच्चों का सीट दिया गया। जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, नाती पोता, उन लोग के लिए भी सीट रखा गया। और दिव्यांग कैटेगरी के लिए भी अलग अलग लेवल जो दिव्यांगता का होता है उसमें यहाँ पे सीट आरक्षित कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि आप लोग का जो सीट दिया गया है इसकी संख्या घटाई बढ़ाई भी जा सकती है, इसके पहले ही मेंशन कर दिया गया है। अब बात किया जाए आयु कितनी होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए फॉर्म को फिलअप करने के लिए, तो न्यूनतम जो एज रखा गया 18 वर्ष होना चाहिए, कम से कम 18 वर्ष आपका पूरा होना चाहिए। और अधिकतम की बात कहा गया कि आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 37 साल होना चाहिए। अगर जनरल कैटेगरी की महिला हैं तो आप लोग का 40 एज होना चाहिए। अगर आप पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग या के महिला या पुरुष दोनों हैं तो आप लोग को 40 वर्ष होना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को हैं तो आप लोग को 42 वर्ष होना चाहिए। और इसकी गणना कहाँ से की जाएगी तो 1 अगस्त 2024 से की जाएगी, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम जो भी एज है आप लोग 1 अगस्त 2024 से देखिएगा। अगर इसके बाद से आप लोग का अगर इतना तक आपका एज सही है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उन लोग का एज जो होना चाहिए 37 वर्ष होना चाहिए, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी में आएंगे तो इसलिए उनका 37 वर्ष होना चाहिए, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग आप लोग करते हैं, क्योंकि आप लोग को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे जो आप लोग का डेट ऑफ बर्थ जो है वैल्यू होगी वो मैट्रिक पे जो मैट्रिकुलेशन में जो सर्टिफिकेट पर आता है वही आप लोग का मान्य होगा। और जो दिव्यांग कैटेगरी है उन लोग को 10 साल का छूट दिया जाएगा एज में, ये चीज़ यहाँ पे दिया गया। और जो बच्चे जैसे कि लेवल कम वाले जॉब करते हैं, ये लेवल 5 का जॉब है, अगर मान लीजिए आप लेवल 2 या लेवल 3 के जॉब कर रहे हैं और चाहते हैं कि इसमें अपडेट करें और अच्छा सैलरी आप लोग को मिले, तो वैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई को 5 साल की छूट यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, जो बिहार सरकार के अंदर काम कर रहे हैं उन लोगों को ये 5 वर्ष का छूट मिलेगा। इसके अलावा जो संविदा पे काम कर चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम किए हैं, उन लोगों को भी यहाँ पे छूट के बारे में बात कही गई है कि उनको भी ये छूट मिल सकती है।
उसके बाद अलग अलग कैटेगरी के लिए भी छूट के बारे में बताया गया। अब बात है कि आरक्षण का फ़ायदा किसे मिलेगा, तो आरक्षण हम पहले ही बता दिए कि सिर्फ बिहार के निवासी जो होंगे उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। अदर स्टेट वाले जो बच्चे फॉर्म फिलअप करेंगे वो जनरल में फाइट करेंगे, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और जो बिहार के निवासी हैं, आरक्षण के लाभ लेने के लिए जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो वहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना होता है कि ईबीसी कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी कैटेगरी से, एससी एसटी जो भी कैटेगरी से आप आते हैं उसको सेलेक्ट करना होता है। तो वहाँ पे आप लोग अपना जो कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद आप लोग को डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे। तो मान लीजिए अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र देने होंगे और इसके साथ आप लोग को निवास प्रमाण पत्र भी देना होगा। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स एससी एसटी कैंडिडेट के लिए मांगा गया है। उसके बाद आरक्षण के लिए फिर पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी या ईबीसी है तो आप लोग को नॉन क्रीमिलियर बनाना होगा। जाति प्रमाण पत्र आप लोग को नहीं चाहिए, ठीक है, नॉन क्रीमिलियर चाहिए और उसके साथ ही आप लोग को निवास प्रमाण पत्र चाहिए। तो ये चीज़ हो गया। फिर अब जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो है, उन लोग को आप लोग को इनकम सर्टिफिकेट चाहिए और आपका निवास प्रमाण पत्र चाहिए, तभी आप लोग को आरक्षण का फायदा मिलेगा। और ये आप लोग को कम से कम अंचल अधिकारी से जो है जारी होना चाहिए। ये चीज़ भी यहाँ पे मेंशन किया गया। फिर यहाँ पे दिया गया कि अगर आप अभी हम आप लोग को बताएं कि अगर ईबीसी या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, सिर्फ जाति प्रमाण पत्र दीजिएगा तो आपका मान्य नहीं होगा, आपको नॉन क्रीमिलियर बनाना होगा, तभी आपको आरक्षण का फायदा मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। अब यहाँ पे एक और कंडीशन रखा गया, जो महिलाएं हैं जिनकी शादी हो चुकी है तो उनको अपना ईबीसी या ओबीसी है कहाँ से बनवाएंगे, तो वो अपने पिता के नाम से बनाएंगे और पिता के एड्रेस से ही बनवाना है। ये चीज़ भी ध्यान में रख लेना है आप लोग को। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आरक्षण से संबंधित और भी चीज़ दिए गए हैं, वो चीज़ आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे दिव्यांग के लिए जो सर्टिफिकेट चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट, उसके बारे में बताया गया। और जो स्वतंत्रता सेनानी है वो अपना देखेंगे, जो भी आप बिलोंग करते हैं उस फील्ड से। अब बात है कि फॉर्म फिलअप करने के लिए कितने पैसे लगेंगे, तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप लोगों को 600 रुपये देना होगा। बिहार से हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं तो 600 रुपये आप लोगों को देना होगा। सिर्फ एससी एसटी कैंडिडेट को छोड़कर, एससी एसटी कैंडिडेट के लोग के लिए 150 लगेगा। और महिला है, आप किसी भी कैटेगरी की महिला हैं, बिहार की निवासी हैं, तो भी आप लोग को 150 रुपये देने होंगे। और उसके अलावे अदर स्टेट के पुरुष या महिला हैं तो आप लोग को 600 रुपये देना होगा। और पेमेंट करते हुए आप लोग को ध्यान में रखना है कि किसी भी तरह की पेमेंट करते हुए गलती नहीं करना है। अगर पैसा फंस जाता है तो फिर आप लोग को रिटर्न नहीं होगा, उसके बाद आप होंगे, उसका जिम्मेदार आप होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मेंशन कर दिया। तो पेमेंट करते समय सावधानी बरतते हुए आप लोगों को पेमेंट करना है। अब आता है मेन पॉइंट कि आप लोग का चयन प्रक्रिया किस प्रकार से की जाएगी, भर्ती बहाली में कैसे होने वाला है। तो चयन प्रक्रिया के लिए यहाँ पे आप लोग का एग्जाम बेस होने वाला है। अब एग्जाम जो होगा लिखित परीक्षा कंप्यूटर बेस के आधारित होगा और 75 नंबर का, और 25 अंक जो है आप लोग को कार्य अनुभव के मिलने वाले हैं संविदा पर। टोटल 100 अंक होते हैं। अब यहाँ पे बच्चों को बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि जैसे कि जिनके पास कार्य अनुभव नहीं है तो वो बोलते हैं कि सभी जो कार्य अनुभव वाले हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चे कार्य अनुभव वाले हैं सभी को एग्ज़ाम पहले क्वालिफाई करना होगा। ये 75 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा पास करेंगे तब आपको कार्य अनुभव का फ़ायदा मिलेगा। अगर आपके पास कार्य अनुभव है, एग्ज़ाम आप नहीं पास कर पा रहे तो ये आपका कार्य अनुभव का नंबर नहीं मिलने वाला है। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। अब कार्य अनुभव को फ़ायदा किस तरह से दिया जाएगा, तो जो संविदा पे काम किए हैं बिहार सरकार के सरकारी अस्पतालों में उनको फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ पे गैर निजी दिया गया है। तो गैर निजी का मतलब ये नहीं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में आपने संविदा पे काम किया तो आपको फ़ायदा मिलेगा, प्राइवेट नहीं। यहाँ पे गैर निजी में कहा गया केंद्र सरकार या आपका पंचायती राज हो, नगर निगम हो, यहाँ पे अगर आपने संविदा पे काम किया तो आप लोग को ये फ़ायदा मिलने वाला है। तो इसलिए आप लोग को ध्यान में रखना है कि किनको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप सरकारी अस्पताल में काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस में, और वो आपका कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बेस है, जो कंपनी के अंतर्गत आप आते हैं, तो आप लोगों को फ़ायदा नहीं मिलने वाला। जो डायरेक्ट बिहार सरकार के अंतर्गत काम किए हैं उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि 2020 में कोरोना के टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेस पर बहाली बिहार सरकार द्वारा डायरेक्ट निकाला गया था लैब टेक्नीशियन के, तो उसमें जो बच्चे काम किए उन्हीं को फ़ायदा मिलेगा। जो ऐसे अभी भी कोई भी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, वो कंपनी को मिलेगा, तो उनको फ़ायदा मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है, ठीक है। जो डायरेक्ट मिला है जिनको कॉन्ट्रैक्ट, उनको फ़ायदा मिलेगा। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। और 1 साल का अगर काम किए होंगे तो आप लोगों को 5 नंबर मिलेगा, अधिकतम 5 वर्ष के लिए 25 अंक दिए जाएंगे। तो ये चीज़ था, जो भी कॉन्ट्रैक्ट वाला कन्फ्यूजन था आप लोग का पूरा क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप लोग को नंबर कैसे अंकित किया जाएगा। तो मान लीजिएगा आप एग्जाम में 50% अंक प्राप्त किए हैं तो उसमें 0.75 से गुना कर दिया जाएगा, और इस प्रकार से 37.5 अंक होते हैं, यही आप लोग को दिया जाएगा। इस प्रकार से नंबर का निर्धारण किया जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या होने वाली है। तो वह सिलेबस आप लोग का सबसे पहले तो यहाँ पे दिया गया 100 प्रश्न होंगे, ठीक है। और
बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, जो ऑप्शन आपका सही होगा वो सेलेक्ट करना होगा। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर देगा। पेपर का मीडियम जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, तो आप लोग को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। दोनों तरह के आपके क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। 2 घंटा आप लोग को समय मिलेगा, तो समय आप लोग को अच्छा खासा यहाँ पे दिया जा रहा है। 2 घंटा का समय 100 नंबर का होगा। अब सिलेबस के बारे में दिया गया कि डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, यानी कि जो डिप्लोमा कोर्स होता है लैब टेक्नीशियन का, उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को सवाल पूछे जाएंगे। जो बिहार सरकार द्वारा एकेडमिक जो होता है 2 साल का लैब टेक्नीशियन कोर्स होता है, उसका जो सिलेबस है वही सिलेबस होने वाला है। सिलेबस यहाँ पे अभी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है, मगर जो हमारे पास सिलेबस है हम ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुके हैं, तो आप लोग वो वीडियो जाकर देख सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को पढ़ाई करना है, क्योंकि वही सिलेबस जो है स्कूल कॉलेजों में चलता है और वही आप लोग को ये जो इसका एग्ज़ाम होगा उसी से अकॉर्डिंग से आपके सवाल पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे दिया गया कि आपका जो एग्ज़ाम है अलग अलग में होता है, पाली में होता है, तो आप लोग को नॉर्मलाइजेशन विधि द्वारा रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है, यानी कि अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका मार्क्स काट लिया जाएगा, तो इसलिए ध्यान देकर आप लोगों को क्वेश्चन बनाना है। एक क्वेश्चन सही करने पर 1 नंबर मिलेगा और गलत करते हैं तो 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे, तो इसलिए आप लोग को निगेटिव क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनाना है। और यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी रखा गया है, जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 40% अंक आपको लाना ही होगा। अगर 40% से कम आपका अंक आता है तो ऐसे ही आप बहाली से बाहर हो जाएंगे, मगर 40% लाइएगा और इसके ऊपर जितने ज़्यादा लाइएगा वो आपका कट ऑफ निर्धारित करिएगा, मगर 40% लाना होगा, ठीक है, तभी आप टक्कर में रहेंगे। और इससे ऊपर ज़्यादा लाइए, वो आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद दिया गया पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है, और उसके बाद जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं उनको 34% मार्क्स लाना होगा, और जो SC/ST कैंडिडेट है दिव्यांग कैटेगरी के हैं उनको 32% अंक लाने होंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों को न्यूनतम मार्क्स लाना होगा। न्यूनतम मार्क्स मान यहाँ पे रखा गया है, इससे कम आएगा तो आप लोग ऐसे ही बहाली से बाहर हो जाएंगे। उसके बाद जो यहाँ पर दिया गया जो बच्चे अनुभव का देंगे उनको नीचे फॉर्मेट दिया गया है, जो कि हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। उस फॉर्मेट को भरकर और यहाँ पे जिस भी अधिकारी से दिया गया है उससे आप लोग को सिग्नेचर करके फिर उसको सबमिट करना होगा। अब यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे फॉर्म अप्लाई करते समय, तो दिया गया है कि आपको मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र आपने यानी कि सर्टिफिकेट जमा करना होगा, फिर इंटर का आप लोग का मार्कशीट हो गया, फिर सर्टिफिकेट हो गया, अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट डाल सकते हैं। फिर आपने जो डिप्लोमा या लैब टेक्नीशियन का बैचलर कोर्स किए हुए हैं, डिप्लोमा या लैब बैचलर, उसका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी है उसका आप लोग को मार्कशीट अपलोड करना होगा। फिर आप लोग को सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पूरे यों करके दे दिया गया एवं करके, तो ये आप लोग को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। उसके बाद जाति के लिए आप लोग जो भी जाति से बिलोंग करते हैं उसका आप लोग को हम ऊपर ही बता दिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, वो आप लोग को अपलोड करना। फिर अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, फिर जो स्वतंत्रता सेनानी से बिलोंग करते हैं उनको वो डॉक्यूमेंट्स हो गया, फिर दिव्यांग पत्र प्राप्त हो गया, कार्य अनुभव का जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना होगा। ये सारा चीज़ दिया गया। और यहाँ पे ये भी मेंशन कर दिया गया कि आप जब फॉर्म को फिलअप करें तो किसी प्रकार का मिस्टेक नहीं करें, नहीं तो मिस्टेक कीजिएगा तो उसकी जिम्मेदारी आप होंगे। तो इसलिए अपना नाम पता वगैरह जो भी है चीज़ अपलोड करना है, भरना है फॉर्म में, सही से सावधानी से देखकर आप लोग अपलोड करें। और जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने के लिए बात कही गई है, तो जहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद कहा गया वही आप लोग अपलोड करेंगे, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स शो करना पड़ेगा। अगर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं शो करते हैं, दूसरे डॉक्यूमेंट्स शो करते हैं तो आप लोग बाहर हो जाएंगे। इसी तरह इसलिए आपको सारा चीज़ सही सही से आवेदन को फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि आपका फ़ोटो किस तरह का होना चाहिए फॉर्म फिलअप करते हुए, तो बैकग्राउंड जो है आपका वाइट होना चाहिए और पूरा फ़ोटो साफ़ होना चाहिए। आपका नाक कान मुंह अच्छे तरह से आँख खुला होना चाहिए, सब चीज़ दिखना चाहिए। और अगर चश्मा लगाते हैं तो चश्मा निकाल के फ़ोटो खिंचवाइएगा, और नया फ़ोटो 3 महीने के अंदर का होना चाहिए। और जो फॉर्म आप लोग फिलअप करेंगे और फॉर्म का PDF जो होता है निकलवा कर सेव कर लेंगे, जो मोबाइल नंबर दिए रहेंगे उसको भी सेव करके रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ नोट में दे दिया गया है कि जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाले हैं वो भाई सावधान रह जाए, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है जब बहाली आता है फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाकर फॉर्म को फिलअप कर देते हैं, जॉब ले लेते हैं, मगर परेशानी कब आती है जब डॉक्यूमेंट्स जाँच होना शुरू होता है। अभी 2019 में कोरोना का टाइम बहाली आया था तो 2020 में फाइनल किया गया
नर्सिंग वाले बच्चों का। तो जब उनका जॉब हो गया और अभी जब डॉक्यूमेंट्स का जांच हो रहा है तो उसमें बहुत से बच्चे फर्जी पाए जा रहे हैं। तो उन लोगों की परेशानी ये हो रही है कि जेल तो जाना ही पड़ रहा है, जेल के साथ साथ जितने साल नौकरी किए हैं, 5 साल 4 साल जॉब किए हैं, जितना पैसा कमाए हैं उस सभी आप लोगों को पैसा वापस करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में देना है, इससे बचना है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाले सावधान रहेंगे। और यहाँ पे जो कार्य अनुभव के लिए जो फॉर्मेट दिया गया, यही आप लोग को फॉर्मेट निकलवा कर फिलअप करके आप लोग को अपलोड करना है। तो देखिए जितना भी ज़रूरी बातें थी हम आप लोग को सभी बता चुके हैं। फिर भी अगर किसी तरह का अगर आपको डाउट्स है कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से फॉलो करके जुड़ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।